गुड मॉर्निंग एवरीवन। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव, सह आचार्य एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से। हमारे आज के सेशन का टॉपिक है इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु। इंग्लिश में इसे यूथेनेशिया नाम से जाना जाता है। इच्छा मृत्यु एक विवादास्पद मुद्दा है जो हमारे समाज की नैतिकता, मूल्यों और विश्वासों को समाहित करता है। इस मुद्दे से कानून के अलावा मेडिकल और सामाजिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। यह पेचीदा और संवेदनशील मुद्दा माना जाता है। दुनिया भर में इच्छा मृत्यु की इजाजत देने की मांग बड़ी है। यूथेनेशिया, इच्छा मृत्यु, दया मृत्यु, मर्सी किलिंग, आत्महत्या, सहायता से आत्महत्या पर्यायवाची हैं जो इच्छा मृत्यु के लिए उपयोग किए जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखें तो इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, विशेष तौर से वहां जहां वर्तमान मुद्दों के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यूथेनेशिया उपयुक्त टॉपिक है, विशेष तौर से सामान्य अध्ययन पेपर 2 के तहत, जहां शासन, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र के लिए नीति विषय है। वहां यूथेनेशिया एक उपयुक्त टॉपिक है। सामान्य अध्ययन पेपर 4 के तहत आचार विचार, नैतिकता और मूल्य के अंतर्गत भी इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु को स्थान दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं कि इच्छा मृत्यु कहते किसे हैं, है क्या इच्छा मृत्यु। विकिपीडिया की परिभाषा इस संदर्भ में हम लेते हैं। इच्छा मृत्यु अर्थात यूथेनेशिया मूलतः ग्रीक अथवा यूनानी शब्द है, जिसका अर्थ यू मीन्स अच्छी, थेनेटोस मीन्स मृत्यु, यानी अच्छी मृत्यु होता है। यूथेनेशिया, इच्छा मृत्यु, मर्सी किलिंग, दया मृत्यु इत्यादि कई पर्यायवाची हैं इसके, और इच्छा मृत्यु पर दुनिया भर में बहस जारी है। इस मुद्दे से कानूनी के अलावा मेडिकल और सामाजिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। यह एक बहुत ही पेचीदा और संवेदनशील मुद्दा माना जाता है। कॉलिंस अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इच्छा मृत्यु किसी ऐसे व्यक्ति को मारने की प्रथा है जो बहुत बीमार है और कभी भी बेहतर नहीं होगा। ऐसे व्यक्तियों के दुख को समाप्त करने के लिए आमतौर पर उनके अनुरोध पर या उनकी सहमति से किया जाता है। अब देखते हैं इच्छा मृत्यु को और किस तरह से परिभाषित किया जाता है या जाना जाता है। एक परिभाषा कहती है कि इच्छा मृत्यु का तात्पर्य है एक लाइलाज और पीड़ायुक्त बीमारी या एक अपरिवर्तनीय कोमा से पीड़ित रोगी की दर्द रहित हत्या। लेकिन कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। कुछ ऐसे लोग जो बीमार नहीं है लेकिन उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन जी चुके हैं और अब एक डिग्निफाइड तरीके से अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोग आत्महत्या नहीं करना चाहते और बहुत बार उन्होंने सरकारों से इच्छा मृत्यु की मांग की है। विभिन्न विपत्तियों में फंसे हुए लोग भी अक्सर सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं। कई मामलों में इच्छा मृत्यु का निर्णय व्यक्ति के अनुरोध पर किया जाता है, लेकिन ऐसे समय भी होते हैं जब व्यक्ति कोई निर्णय लेने में असमर्थ होता है, जैसे छोटे बच्चे या कोमा में कोई पेशेंट। इस तरह के केसेस में इच्छा मृत्यु का निर्णय रिश्तेदारों,
चिकित्सा पेशेवरों इत्यादि द्वारा लिया जाता है और कुछ केसेस में अदालतों द्वारा भी निर्णय लेने के मामले सामने आए हैं। अब हम इच्छा मृत्यु से जुड़े कानूनी और नैतिक मुद्दों की समीक्षा करते हैं। प्रत्येक देश में इच्छा मृत्यु के अलग अलग कानून हैं। मेडिकल एथिक्स पर ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स सेलेक्ट कमेटी ने इच्छा मृत्यु को एक जानबूझकर हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित किया है, जो कि असहनीय पीड़ा को दूर करने के इरादे से एक जीवन को समाप्त करने के लिए किया जाता है। नीदरलैंड और बेल्जियम में इच्छा मृत्यु को एक मरीज के अनुरोध पर एक डॉक्टर द्वारा जीवन की समाप्ति के रूप में समझा जाता है। डच कानून हालांकि इच्छा मृत्यु शब्द का उपयोग नहीं करता है, लेकिन इसे सहायता प्राप्त आत्महत्या और अनुरोध पर जीवन की समाप्ति की व्यापक परिभाषा के तहत शामिल करता है। मार्च 2021 तक मानव इच्छा मृत्यु नीदरलैंड, बेल्जियम, कोलंबिया, लक्समबर्ग, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और स्पेन में कानूनी है। स्विट्जरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया और अमेरिकी राज्य वॉशिंगटन, ओरेगन, कोलोराडो, हवाई, वर्मंट, मैन, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया और कोलंबिया जिले में कानूनी रूप से इच्छा मृत्यु वैध है। साउथ कोरिया में भी इच्छा मृत्यु को वैध किया गया है। फिनलैंड, भारत और आयरलैंड में सक्रिय इच्छा मृत्यु कानूनी नहीं है, हालांकि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कानूनी है। जहां तक चिली का सवाल है, यहाँ सक्रिय इच्छा मृत्यु या सहायता प्राप्त आत्महत्या कानूनी नहीं है, हालांकि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कानूनी है। यदि जापान की बात करें तो वर्तमान में जापान में सक्रिय और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को लागू करने के लिए एक अस्थायी कानूनी ढांचा है। जापान में सक्रिय इच्छा मृत्यु के लिए 4 शर्तें पूरी करना आवश्यक है। पहला, रोगी को असहनीय शारीरिक दर्द होना चाहिए। दूसरा, मृत्यु अवश्यंभावी और निकट प्रतीत होनी चाहिए। तीसरा, रोगी की सहमति होनी चाहिए। और चौथा, चिकित्सक के पास दर्द निवारण के अन्य सभी उपाय अप्रभावी हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में जापान में सक्रिय इच्छा मृत्यु की स्वीकृति प्रदान की गई है। इच्छा मृत्यु को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, सक्रिय इच्छा मृत्यु और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। किसी लाइलाज और पीड़ादायक बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को निष्क्रिय रूप से इच्छा मृत्यु दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि जीवन रक्षक उपायों जैसे दवाई, डायलिसिस, वेंटिलेटर इत्यादि को बंद कर दिया जाए अथवा रोक दिया जाए। इसमें पीड़ित स्वयं को मृत्यु को प्राप्त होगा। दूसरी ओर एक्टिव इच्छा मृत्यु, एक्टिव यूथेनेशिया या सक्रिय इच्छा मृत्यु वह है जिसमें चिकित्सक, पेशेवर या कोई अन्य व्यक्ति कुछ जानबूझकर ऐसा करते हैं जो मरीज के मरने का कारण बनता है। सरल शब्दों में सक्रिय और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के बीच के अंतर को मरने और हत्या के बीच के अंतर के रूप में देखा जा सकता है। इच्छा मृत्यु को अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें स्वैच्छिक, गैर स्वैच्छिक या अनैच्छिक शामिल है। कुछ देशों में स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु कानूनी है। गैर स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु अर्थात जिसमें रोगी की सहमति उपलब्ध न हो, लगभग सभी देशों में प्रावधान बनने की प्रक्रिया में है, जिनके विषय में हम आगे जानकारी हासिल करेंगे। अनैच्छिक इच्छा मृत्यु सहमति के बिना या रोगी की इच्छा के खिलाफ अगर हो तो सभी देशों में अवैध माना जाता है और आमतौर पर इसे हत्या माना जाता है। गैर स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु जिसमें रोगी की सहमति उपलब्ध ना हो, ऐसे केसेस में हो सकती है जहां
पेशेंट या रोगी एक छोटा सा बच्चा हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कोमा में हो और जो निर्णय लेने की क्षमता न रखता हो, ऐसी स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार कुछ विशेष प्रावधानों के तहत परिवार के सदस्यों या कुछ अन्य लोगों को दिया जा सकता है और कुछ केसेस में कोर्ट्स भी इस बारे में निर्णय ले सकते हैं। यूथनेशिया या इच्छा मृत्यु दुनिया भर में एक बहुत बहस का विषय रहा है। हाल ही में नीदरलैंड और इंग्लैंड के इच्छा मृत्यु की घटनाओं की अनुमति के कारण यह बहस महत्वपूर्ण हो गई है। परिणाम स्वरूप दुनिया भर के कई राष्ट्र अब गर्मजोशी से बहस कर रहे हैं कि डच उदाहरण का पालन किया जाए या नहीं। हाल ही में अरुणा शानबाग मामले में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इस बिंदु पर अपना निर्णय दिया है और भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। अब हम देखते हैं कि विभिन्न धर्म इच्छा मृत्यु के विषय में क्या कहते हैं और इस संदर्भ में भारत में प्रचलित 4 प्रमुख धर्मों के विषय में हम बात करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म। हिंदू धर्म में इच्छा मृत्यु पर 2 तरह के विचार हैं। एक विचार कहता है कि एक दर्दनाक जीवन को समाप्त करने में मदद करके एक व्यक्ति एक अच्छा काम कर रहा है और इसीलिए अपने नैतिक दायित्वों को पूरा कर रहा है। वहीं दूसरा मत कहता है कि एक व्यक्ति जीवन को समाप्त करने में मदद करके, भले ही यह पीड़ा से भरे व्यक्ति की हो, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। यह करना एक बुरी बात है और इच्छा मृत्यु में शामिल लोगों को रोगी के शेष कर्म को वहन करना पड़ेगा। इसी तर्क से पता चलता है कि जीवन समर्थन मशीनों पर एक व्यक्ति को कृत्रिम रूप से जीवित रखना भी एक बुरी बात होगी। हालांकि उपचार में एक अस्थायी प्रयास के रूप में एक जीवन समर्थन मशीन का उपयोग एक बुरी बात नहीं होगी। आदर्श मृत्यु एक सचेत मृत्यु है और इसका मतलब है कि यदि वे मानसिक सतर्कता को कम करते हैं तो प्रशामक उपचार एक समस्या होगी। मुसलमान इच्छा मृत्यु के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि सभी मानव जीवन पवित्र हैं क्योंकि यह अल्लाह द्वारा दिया गया है और यह अल्लाह चुनता है कि प्रत्येक मनुष्य कब तक जीवित रहेगा। इंसान को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। इच्छा मृत्यु और आत्महत्या इस्लाम में हत्या के कारणों में शामिल नहीं है। इस्लाम के तहत आत्महत्या और इच्छा मृत्यु की स्पष्ट मनाही है। कहा गया है कि न्याय के अलावा जीवन को न लें। जीवन को अल्लाह ने पवित्र बनाया है। कहा गया है कोई भी व्यक्ति अल्लाह की आज्ञा और नियत अवधि के अलावा कभी नहीं मर सकता है। ये निर्देश है कि खुद को नष्ट मत करो। निश्चित रूप से अल्लाह सदा आप पर दया करता है। लेकिन कुछ इस्लामिक संस्थाएं हैं जो इच्छा मृत्यु के विषय में कुछ लचीला मत रखती हैं। उनका मानना है कि अगर कोई रोगी सघन शिथिल अवस्था में है तो उसकी जिंदगी को जबरदस्ती खींचना कोई अच्छी बात नहीं है। यदि जिंदगी की कोई होप नहीं है तो ऐसी स्थिति में जिंदगी को जबरदस्ती खींचने वाली प्रक्रियाओं को डॉक्टर्स के द्वारा रोका जा सकता है। इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, जिसे ईमाना नाम से भी जाना जाता है, कहती है कि जब मृत्यु अपरिहार्य हो जाती है, जैसा कि चिकित्सकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो रोगियों को अनावश्यक प्रक्रियाओं के बिना मरने की अनुमति दी जानी चाहिए, जबकि एक जीवन समर्थन को बंद करने की अनुमति है। कुछ
दर्द निवारक दवाओं के उपयोग के साथ जल्दबाजी में मृत्यु की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह इच्छा मृत्यु के बराबर होगा। ईसाई ज्यादातर इच्छा मृत्यु के खिलाफ हैं। उनका तर्क है कि जन्म और मृत्यु जीवन की उन प्रक्रियाओं का हिस्सा है जो ईश्वर ने बनाई है, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। यह इस तर्क पर आधारित है कि जीवन मनुष्य की ओर से एक उपहार है, इसलिए किसी भी इंसान के पास किसी निर्दोष व्यक्ति की जान लेने का अधिकार नहीं है, भले ही वह व्यक्ति मरना चाहता हो। अब हम सिख धर्म की बात करते हैं। सिख अपने धर्म ग्रंथों, गुरु ग्रंथ साहिब और सिख आचार संहिता, जिसे रहित मर्यादा या रूल्स ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, की शिक्षाओं से बड़े पैमाने पर अपनी नैतिकता प्राप्त करते हैं। सिख गुरुओं ने भगवान की योजना में हस्तक्षेप के रूप में आत्महत्या और विस्तार देखें तो इच्छा मृत्यु को अस्वीकार कर दिया है। पीड़ा, उन्होंने कहा, कर्म के संचालन का हिस्सा है और मनुष्य को बिना शिकायत के इसे स्वीकार करना चाहिए, बल्कि ऐसा काम करना चाहिए कि कर्म ने उन्हें जो स्थिति दी है उसका सर्वश्रेष्ठ बना सके। इच्छा मृत्यु को समझने के लिए आवश्यक है कि हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों या वाक्यांशों के विषय में समझ हासिल करें। इसमें महत्वपूर्ण है अनैच्छिक और गैर स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु। कुछ नैतिकतावादी अनैच्छिक इच्छा मृत्यु और गैर स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु रूपों के बीच अंतर करते हैं। अनैच्छिक इच्छा मृत्यु, जिसमें रोगी की इच्छाओं के खिलाफ इच्छा मृत्यु का निर्णय लिया जाता है, और गैर स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु के अंतर्गत मरीजों की सहमति के बिना इच्छा मृत्यु का निर्णय लिया जाता है, लेकिन इसमें मरीजों की इच्छाएं अज्ञात रहती हैं। स्थायी शिथिल अवस्था, जिसे अंग्रेजी में पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट कहा जाता है, भी इच्छा मृत्यु के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण फ्रेज है। मस्तिष्क की शिथिलता की एक स्थायी स्थिति, जिसमें व्यक्ति जागरूकता के कोई संकेत नहीं दिखाता, स्थायी शिथिल अवस्था कही जाती है। इच्छा मृत्यु के परिदृश्य में एक जीवित वसीयत या लिविंग विल भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है। एक जीवित वसीयत एक लिखित दस्तावेज है, जिसके माध्यम से एक मरीज चिकित्सा उपचार के बारे में अग्रिम रूप से अपने स्पष्ट निर्देश दे सकता है, जब वह बीमारी की चरम स्थिति में है या जब वह सूचित सहमति व्यक्त करने में सक्षम नहीं है। एक तरह से ये प्रॉपर्टी विल की तरह ही है। प्रॉपर्टी विल बताती है कि प्रॉपर्टी का किस तरह से डिस्पोजल किया जाए या वितरण किया जाए उस समय जब व्यक्ति जीवित अवस्था में नहीं है। इसी तरह से एक जीवित वसीयत एक लिखित दस्तावेज है, जो बताती है कि जब व्यक्ति इस तरह की स्थिति में पहुंचे जब वह अपना डिसीजन या सहमति व्यक्त करने में सक्षम नहीं हो और बीमारी की एक्सट्रीम स्थिति में हो, तो उस समय क्या किया जाए, किस तरह से उपचार दिया जाए, कब उपचार को विड्रॉ किया जाए, ये सब स्पष्ट निर्देश वह लिखित में अपने जीवित वसीयत या लिखित विल में दे सकता है। भारत में इच्छा मृत्यु संबंधी कानून बनने की प्रक्रिया में अरुणा शानबाग प्रकरण एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। आइए अब हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अरुणा शानबाग मुंबई के केईएम अस्पताल में नर्स थीं। 27 नवंबर 1973 को एक वार्ड बॉय द्वारा उन पर बेरहमी से हमला किया गया था। नृशंस हमले के परिणाम स्वरूप वह कोमा में चली गईं और लगभग 42 वर्षों तक लगातार स्थायी शिथिल अवस्था में रहीं और इसी अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। वर्ष 2009 में पत्रकार कार्यकर्ता पिंकी वीरानी ने अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। दया हत्या को
वैध बनाने की मांग की ताकि अरुणा की पीड़ा को चिकित्सा सहायता वापस लेने के द्वारा समाप्त किया जा सके। लेकिन केईएम की अस्पताल की नर्सों ने मामले में जवाबी याचिका दायर कर दी, जिसमें दया हत्या का विरोध किया गया क्योंकि वे अरुणा की देखभाल कर खुश थीं। वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन अरुणा शानबाग केस में इन निर्देशों का कोई उपयोग नहीं किया जा सका। निमोनिया के कारण मई 2015 में अरुणा की मृत्यु हो गई। भारत में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने में मील के पत्थर साबित हुए कुछ केसेस के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण है एनजीओ कॉमन कॉज द्वारा 2005 में दायर जनहित याचिका। इस याचिका में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए प्रमाणीकरण की मजबूत व्यवस्था और भारत में लिविंग विल के लिए कानूनी मान्यता की मांग की गई थी। इसी कड़ी में अरुणा शानबाग केस भी बहुत महत्वपूर्ण है। अरुणा शानबाग की ओर से 2009 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पिंकी वीरानी द्वारा एक जनहित याचिका दायर की। उसने तर्क दिया कि अरुणा का निरंतर अस्तित्व उसके सम्मान से जीने के अधिकार का उल्लंघन है। अरुणा शानबाग प्रकरण में पिंकी वीरानी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 2009 में दायर याचिका का परिणाम ये हुआ कि मार्च 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध बनाने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी कर दिए। दिशा निर्देशों के अनुसार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए निर्णय माता पिता, पति या पत्नी या अन्य करीबी रिश्तेदार द्वारा लिया जाना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में निर्णय किसी करीबी दोस्त द्वारा लिया जाना चाहिए। अब अरुणा शानबाग केस में कोर्ट ने पिंकी वीरानी को अरुणा का करीबी दोस्त नहीं माना, वरन अरुणा का करीबी दोस्त उन नर्सिस को माना गया जो वर्षों से अरुणा की देखभाल कर रही थीं और उन नर्सिस के निर्णय का, उनके विचार का सम्मान कोर्ट द्वारा किया गया और अरुणा को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु देने से इनकार कर दिया गया। इस निर्णय के लिए संबंधित उच्च न्यायालय से अनुमोदन की आवश्यकता है। कुल मिलाके अगर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए निर्णय परिवार के सदस्यों द्वारा लिया जाता है या करीबी रिश्तेदारों द्वारा लिया जाता है तो इस निर्णय का संबंधित उच्च न्यायालय से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर देखें तो क्या रहा भारत में इच्छा मृत्यु के बारे में। इंजेक्शन देकर सक्रिय इच्छा मृत्यु भारत में अवैध मानी गई। सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2011 के अरुणा शानबाग केस के फैसले के बाद भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कानूनी मानी गई, इसे कानूनी स्वीकृति मिल गई। मार्च 2018 से सख्त दिशा निर्देशों के तहत भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कानून आ गया। इसके लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दिए जाने के लिए यह जरूरी है कि मरीजों का एक जीवित इच्छा पत्र या लिविंग विल हो, जिसके माध्यम से मरीज अपनी सहमति दें। दूसरा, वो बीमारी की चरम अवस्था में हो और तीसरा, या वो स्थायी शिथिल अवस्था में हो। ऐसी स्थिति में सख्त दिशा निर्देशों के तहत भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। कुल मिलाकर भारत में देखें तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की उच्चतम न्यायालय ने 2 स्थितियों में अनुमति दी है। पहला, ब्रेन डेड मरीज
जिससे वेंटिलेटर को बंद किया जा सकता है, और दूसरा लगातार स्थायी शिथिल अवस्था, जिसे परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट भी कहा जाता है, जहां फीड या पानी को घटता हुआ या हटाया हुआ किया जा सकता है। साथ ही दर्द निवारक तत्वों को भी जोड़ा जा सकता है। तो बहस अभी जारी है इच्छा मृत्यु के बारे में, भारत में भी और विश्व के विभिन्न देशों में भी। क्या वैध करें, क्यों वैध करें, कानूनी रूप से क्या परिवर्तन लाएं? क्या गारंटी है कि इच्छा मृत्यु कानूनों का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा? इतने सारे पक्षों और विपक्षों के साथ हम सभी इच्छा मृत्यु के बारे में एक अलग राय रख सकते हैं। और जहां तक इच्छा मृत्यु का संबंध है, निकट भविष्य में हर संभावना है कि हम कानूनी परिदृश्य में विभिन्न परिवर्तनों का अवलोकन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हमने समझा इच्छा मृत्यु किसे कहते हैं, इच्छा मृत्यु, दया मृत्यु, असिस्टेड सुसाइड, फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड, यूथनेशिया, इन सब का क्या तात्पर्य है, कानूनी रूप से भारत में और विश्व के विभिन्न देशों में इसको लेकर क्या स्थिति है, सक्रिय और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु किसे कहते हैं, वॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री इच्छा मृत्यु में क्या भेद है, और साथ ही हमने देखा कि भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर किस तरह से और क्या कानून आए हैं। आशा करती हूँ कि ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा और कुछ नई चीजें आपने इस सेशन के तहत सीखी होंगी। तो यहाँ मैं अपने सेशन को विराम देती हूँ। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।